हेलो, वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थी मित्रों। मैं चंदन सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड साइंस विद चंदन सर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने स्टैंडर्ड 9th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने जा रहा हूं। मेन टॉपिक तो आज का ऐसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले कुछ एक बेसिक बातें हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। Around 500 BC, here a word BC means before Christ। जब से ये 1 2 3 आज 2020 में हम लोग पहुंच गए हैं, जब से ये 1 2 शुरू हुआ होगा उससे भी 500 ईयर पहले एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनद, याद रखेंगे यहाँ पे वर्ड महर्षि कनद, postulated that if we go on dividing matter we shall get smaller and smaller particles। इन्होंने बताया कि किसी भी मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाए तो छोटे से छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड होता जाएगा। अल्टीमेटली आप ऐसे एक स्टेज पे पहुंचोगे जहाँ पे इस पार्टिकल को डिवाइड कर पाना इम्पॉसिबल होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। कि किसी भी मैटर को अगर आप डिवाइड करते जा रहे हो तो डिवाइड करते करते एट लास्ट अल्टीमेटली आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे कि वहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको मिल जाएगा, उसको डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। ये सबसे पहले किसने बताया? महर्षि कनद साहब ने, एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनद अराउंड 500 BC ये बात उन्होंने बताई। और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है उसको उन्होंने क्या कहा? परमाणु। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। अराउंड द सेम एरा, उसी टाइम में जो है एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस, ये दो नाम याद रखिएगा, डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस, इन्होंने भी यही बात कही जो हमारे इंडियन फिलोसफर महर्षि कनद साहब ने कही थी। सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इन्होंने ये बताया था कि अगर किसी भी मैटर को अगर आप डिवाइड करते जाते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे उसका आप डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल है इसको डेमोक्रिटस साहब ने एटम्स कहा, और एटम्स की मीनिंग होती है इनडिविजिबल। अगर आपसे कोई पूछे कि एटम्स की मीनिंग क्या है तो आप कह सकते हो इनडिविजिबल। ये तो हो गई कुछ एक बेसिक बातें एटम्स के बारे में, और ये इसलिए इम्पोर्टेंस था कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैटर्स बने हुए हैं उन सभी के सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एटम्स से ही बने होते हैं। आगे इस एटम्स को कैसे कंबाइन करके कंपाउंड बनता है, फर्दर 18th सेंचुरी आते आते तक साइंटिस्ट ये डिफरेंस करना सीख गए थे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस है, एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर कैसे कंपाउंड बनाते हैं। तो इस कंपाउंड बनाने के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले एंटोनियो एल लेवेज़ियर इन्होंने एक रूल दिया, लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। मेन टॉपिक वही है हमारा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो एंटोनियो लेवेज़ियर साहब ने 2 रूल्स दिए, एस्टेब्लिश किए, जिसमें फर्स्ट लॉ आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ विच मास। तो इट स्टेट्स दैट दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। इनके कहने का मतलब ये था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, when hydrogen gas and oxygen gas combines with each other, it's form water. Here, as we know that the atomic mass of hydrogen is 1 and atomic mass of the oxygen is 16, and left side of the arrow is known as reactant and left side of the arrow is known as product. According to law of conservation of mass, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. Verify it. 2s2 mass 2 into hydrogen 1 into 2, which is equal to 2 2s are 4, and O2 mass of the O2 is 16 into 2 32, total mass equal to 4 and 32 36 for the reactant side. Now the product side, 2H2O 2 into, for hydrogen 1 into 2 and oxygen 16, so 2 into ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 2 plus 16 2 into 18 which is equal to 36. Now you can see the total mass of the reactant side is 36 and the total mass of the product side is also 36. This verify the law of conservation of mass, which states that mass can neither be created and nor be destroyed in a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये आपका लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी लॉ को फॉलो करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कोई पूछे है ना कि आप केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग के एंटोनियो लेवेजियर साहब ने ये लॉ बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी के रिगार्डिंग हमें ये करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड, चाहे वो सब्सटेंस हो या कंपाउंड हो, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर H2O जो हम लिखते हैं, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन is always 1:8 whatever the source of water। H2O आप लिखते हो ना, तो देखो H2 ये हो गया 1 into 2 2, ऑक्सीजन 16, रेशियो 2/16 इक्वल टू 1/8, 1:8। अब आप कहीं का भी वाटर ले लो, कोई भी सोर्स हो, चाहे वो रिवर हो, सी हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं का भी वाटर अगर आप लोगे H2O, तो वहाँ पे हाइड्रोजन चाहे कितना भी ले लो अमाउंट, लेकिन वहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसका जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा। ये आपका एंटोनियो लेवेजियर साहब के रूल्स थे, लॉ थे, तो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। Like, share and comment, subscribe the channel. Thank you so much.